बहुत छोटा था और सबका लाडला था और लाडला था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे। वो अभी छोटा था, मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन शोहर और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। शोहर कहने लगा मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसको डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि उसने मेरे साथ, मेरा नाम हुस्ना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक छोटा सा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया है। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदे रहती थी और मेरे ससुर भी रहते थे। एक घर था और मेरा पोर्शन ऊपर वाला था। मेरे देवर का नाम हामिद था। वो पूरा दिन मेरे आसपास ही मंडलाता रहता। शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता था कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, इनके साथ खाना खाऊंगा। देखने में मैं वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तभी तो शोहर का भी दिल जीत लिया है। वो भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुश थी। सोचा था कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शोहर को पहले से जानती थी, लेकिन ये मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर शोहर ने मुझे पसंद कर लिया और उसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसी है। मैं सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। जब मैं वापस आया तो छोटा हामिद 7 साल का हो चुका था। इसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसको देखा है, वहाँ पर बुरी तरह फंस गया था, इसीलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी उनसे दूर दूर ही रहा हूँ, पहले पढ़ाई के सिलसिले में तो फिर नौकरी के सिलसिले में। बस अब खानदान के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरी फैमिली हो और ये सब भी, इसीलिए इनसे कोई झगड़ा ना करना। मैं तो अपना घर बसाने आई थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि सबके साथ अच्छे तरीके से रहूं। मैं कोई खाने की चीज बनाती तो सबसे पहले हामिद को देती थी, वो भी बहुत खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए बाहर से कोई चीज भी ले आता था। इतना प्यार आता था मुझे उस पर कि कभी उसे गले भी लगा लेती थी और पेशानी पर बोसा भी देती थी। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफा मैं मेके रहने के लिए गई, मेरा मेका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो हामिद रोता हुआ मेरे गले लग गया, कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई है। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि ये स्कूल नहीं जाता है, ये बड़ी बुरी आदत है, स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा शोहर कहता था कि बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उन्होंने करनी होती है जिन्होंने नौकरी करनी होती है, इसको क्या जरूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके, इसीलिए वो सबका लाडला भी था और खासा बिगड़ा हुआ भी था। कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीजी भी कर देता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हो कि खाने में नमक ज्यादा कर दिया है, जैसा तुम बड़ा अच्छा बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले जो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे खानदान वालों का पेट खराब हो गया था, वो भी सबको याद है। 1000 रुपए की बिरयानी के लिए 5000 का खर्च हो गया था। मैं जेरे लब हंसती और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता था कि मैं तो आपकी ही तरफ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने किसी से डरना नहीं है। अगर भाई भी कभी आपसे बदगुमान हो गया, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था। वो अच्छा बच्चा था। हामिद को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल नहीं भेजे मुझे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहें। आप बताएं आपने क्या खाना है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझे कि मैं आपका गुलाम हूँ, स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है तो उसका स्टाइल और होता है, और एक अनपढ़ इंसान का जब कारोबार करता है तो वो कारोबार पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं करता। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शोहर घर पर नहीं था और हमारे घर में मेरे शोहर का एक कजन आ गया। जब उसने मुझे सलाम किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हामिद ने ये बात नोट कर ली। मैं किचन में चाय पकाने गई तो उसने मुझे आकर कहा कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है। आपने उसको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह घर में लड़ाई बन जाएगी। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, सब कहेंगे कि आते ही घर में लड़ाई डाल दी है, और वो फिर तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल भी है। ऐसी बातें नहीं की जाती। तो मुझे उसने कहा कि वो आपका हाथ पकड़े और आप चुप कर जाएं, क्योंकि वो मेरी बहन का ससुराल है।
ये क्या बात हुई? ये हरकत आपको किसने सिखाई है? कोई आपको छेड़ेगा तो आप उसे छेड़ने देंगी? मैं छोटे हामिद की बातें सुनकर हैरान थी कि किस तरह बड़े मर्दों की तरह गैरत खा रहा था और मुझे भी समझा रहा था। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन बहन बेटी का मामला था और मेरे लिए मेरा ससुराल का मामला था। ये भी तो हो सकता था कि उसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया है, जबकि मैं अच्छी तरह समझती थी कि गलती नहीं हुई थी। वो शख्स मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने हामिद को कहा कि छोड़ो, पहली गलती समझकर माफ कर देना चाहिए, लेकिन हामिद ने तो उससे बदला लिया। उसने उसकी चाय में लाल मिर्च डाल दी, वो भी इतनी ज्यादा कि सिर्फ एक घूंट पीते ही उसकी हालत गैर हो गई। उसका सांस बंद हो गया, आंखें बाहर आ गईं। अच्छा भला तमाशा बन गया। मेहमानों के जाने के बाद मेरी नंद ने हामिद को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बच्चा रोता हुआ छत पर चला गया और कुछ घंटे तक वहीं बैठा रहा। खाना भी नहीं खा रहा था। मैं छत पर गई उसे मनाने के लिए। जब मैं उसको तसल्ली दे रही थी तो वो रोते रोते मेरे गले लग गया और मुझे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फौरन उससे दूर हो गई। उसने कहा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम चलो मेरे साथ नीचे। और लुबना बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खा रहे हो। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आ जाओ नीचे, भाई भी तुम्हारा आने वाला है और फिर इस तरह भाई को सारी बात पता चल जाएगी और हो सकता है वो भी तुम पर गुस्सा करे। मैंने हामिद को समझाया और उसको नीचे ले आई। वो अक्सर खाना भी हमारे साथ ही खाया करता था, मेरे लिए कोई चीज भी ले आता था। एक दफा उसकी बहन ने उसे कोई चीज मंगवानी थी तो कहने लगा, बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी नंद ने कहा कि अभी 5 मिनट पहले भाभी के लिए गए थे। भाभी के लिए गए हुए थे चीज लेने। वो तुम्हारी लाडली है, हम तुम्हारी सगी बहनें हैं, हमारे लिए नहीं जाओगे तो और किसके लिए गर्मी में जा सकते हो? तो हामिद ने कहा कि उनके लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम लोगों के लिए तो मैं गली की नुक्कड़ तक भी नहीं जाऊँ। उसकी बहनें तो और ही ज्यादा चिढ़ गई और मैं भी हैरान हो गई कि कैसे मेरे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा है। कल को वो कहेंगी कि इसी ने इसको कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने उसको समझाया लेकिन वो कोई बात नहीं समझता था, वो बहुत ज्यादा जिद्दी था। एक दिन मेरे ससुर और शौहर को रात के लिए घर से कहीं जा रहा था। मेरे शौहर ने कहा कि हामिद उसको अपने कमरे में सुला लेना, वो अकेला सोने से डरता है, हम शादी में जा रहे हैं, देर से आएंगे। पहले तो वो बाबा के कमरे में ही सोता था, लेकिन अब वो भी मेरे साथ जा रहे हैं और बहनें उसे अपने पास सुलाएंगी नहीं, उसकी उनके साथ बनती नहीं है, इसलिए तुम उसे अपने कमरे में सुला लेना, तुम्हें भी अकेले में डर नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है। जब रात हुई तो मैंने उसको कहा कि आ जाओ, कमरे में सोने का वक्त हो गया है। हामिद मेरे कमरे में आकर सो गया। शादीशुदा थी, अभी अभी कमरा सेट कर रहे थे। मेरे कमरे में सिर्फ 2 ही सोफे थे जिन पर कोई सो ही नहीं सकता था। जाहिर है उसने बेड पर ही सोना था। मैंने भी उसे बच्चा समझकर शौहर की जगह पर सुला दिया और खुद भी करवट लेकर सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका हाथ अपने हाथ पर महसूस किया और कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं। और अचानक से ही वो पटरी से उतर गया, बुरी और फजूल बातें करने लगा। मैं सुनकर हैरान रह गई। उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से सुनी है तुमने ये सारी बातें? कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी है और आपके लिए ही बचा कर रखी हैं। वो तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि जवान मर्द है। और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। उसने कहा कि मैं कोई 11 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 15 साल है। भाई तो बाहर के मुल्क होता था, उसे क्या पता कि मेरी उम्र क्या है। ये तो मेरा कद नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ भी नहीं है। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई क्या इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ बता दो सारे घर वालों को, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं कहूंगा कि तुम्ही ने मुझे वर्गलाने की कोशिश की थी। मैं हैरानों परेशान रह गई। उसने गुलदान उठाकर मेरे सर पर दे मारा और मैं नींद बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे से मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि अब मैं क्या करूंगी। मेरा शोहर और ससुराल वाले वापिस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का जोर डालने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया था कि उसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा शोहर मुझसे बदगुमान हो चुका था, सब मुझ पर बुरी बुरी बातें कर रहे थे और नंदों की जुबान तो रुक ही नहीं रही थी। जब मैंने अपने शोहर से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी इसने मुझे गले लगाया था, तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था कि जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे शोहर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरी गैर मौजूदगी में और अब मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़कियां एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत होना अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर होता है। जब आईना देखती हैं तो सोचती हैं कि एक मर्द के सहारे कैसे रहेंगी। ये खूबसूरती तो बाकी मर्दों में भी बांट देनी चाहिए, और भी चाहने वाले मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई को इस्तेमाल किया। इस बेचारे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा।
इन बातों का तो उसे पता भी नहीं था। तुमने उसे वक्त से पहले जवान कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी औरत को पता नहीं मैंने कैसे अपने निकाह में ले लिया। तुम्हें तो बाजार में बिठा देना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे शोहर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं उसके कदमों में बैठी थी, लेकिन इसके बाद उसके कदमों से उठ गई, क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। बिना समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई के उसने वही बात मान ली जो मेरे देवर ने कही, और मुझे मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया। मैं अपने अब्बू के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले थे, वो क्या कर सकते थे। उनकी और 5 बेटियां थी। घर में रहने लगी। शोहर छोड़कर गया तो वापस ही ना आया, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी नहीं। मेरे बाबा ने कहा कि बात तो करो, बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। तो शोहर ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिन के बाद मुझे पता चल गया कि मैं हामला हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बच्चा मेरे देवर का है या मेरे शोहर का। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी किस्मत वाली लड़की हूँ, और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। मेरे घर वालों को मैंने सारी बात बताई थी। वो भी मुझे ही बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं उसको बच्चा ही समझती रही। मुझे क्या पता था मेरा शौहर मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं उसे फोन करती थी, मैसेज करती थी, उसको वॉइस मैसेज करती थी, रोती थी, लंबे लंबे 10 मिनट के मैसेज भेजती थी, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उसे कहा कि एक ना एक दिन तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि फिर तुम उनको सुलझा भी ना सको। लेकिन मेरा शौहर जवाब ही नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज सुनना भी छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा शौहर घर आ गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि जो शख्स पिछले 8 महीने से मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा था, आज मेरे घर में सर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे बाबा से कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात करनी है, क्यों आए हो यहाँ पर। बाबा ने हमें अकेला छोड़ दिया, और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में बहुत अजाब आए हैं। कहते हैं कि जिस घर में किसी मजलूम के आंसू बहे, किसी मजलूम पर तोहमत लगाई हो, तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन को तलाक हो गई है। उसका निकाह हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तलाक दे दी है, जबकि वो अभी तक रुखसत भी नहीं हुई थी। छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई है और उसकी एक हड्डी टूट गई है। और तुम जानती हो हामिद के साथ क्या हुआ है। उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उससे बचाना है तो 1 करोड़ रुपया लगेगा। तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और उसके पास शायद 1 साल से ज्यादा का वक्त भी नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया है कि वो तुम पर नजर रखता था, और उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। अपने भाई की मोहब्बत में अंधा हो गया था, समझता था कि वो तो बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं होता है। मुझे माफ कर दो। वो चारपाई पर पड़ गया है, छोटा सा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है, कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसको तुम बाजार में बैठाना चाहते थे। आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आ गए हो। मेरे शोहर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा अल्लाह भी कहता है कि कोई फैसला करने से पहले तहकीक कर लो। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया, और जब मैंने तुम्हें फोन पर बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो क्या कहा था तुमने कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको गिरा दो। अब इस बच्चे समेत मैं तुम्हें कबूल कैसे हो सकती हूँ। मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की पैदाइश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर खुला का केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और वहाँ से चली गई। मेरा शौहर मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। कितने जख्म लगाए थे उसने मेरे दिल पर जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे बाबा के साथ कोई बात करता रहा। इसके बाद 3-4 दफा घर आया। मैंने बाबा को कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। बाबा ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो तुम, हम क्या मर गए हैं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। वैसे तो मेरा भी इस माशरे में बहुत ही बुरा हाल हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी, यही सोचकर उसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदाइश के बाद शौहर पर खुला का केस कर दिया और उससे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और काम भी करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसका ख्याल करती हूँ। मेरा देवर अभी भी इस दुनिया में है। वो लोग तो कहते थे कि उसे कैंसर है, लेकिन शायद उसे कोई और ही बीमारी थी, और मुझे अब उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ।